नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का या उसके पैटर्न को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे हमको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हम कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने आज यूपी टेट के जूनियर का 2018 के पेपर को हम सॉल्व करने का मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अद किसी घन की अद किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना दुगना माने 100% उसमें वृद्धि कर दिया जाए, दुगना 100% कर दिया जाए वृद्धि, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमने 60 फार्मूला बताया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर संपूर्ण पृष्ठ है यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माने 2 डायमेंशन, तो एक बार यूज करते हैं। अगर 3 डायमेंशन का आ जाता है, अगर इसका वैल्यूम पूछता है, तो इस फार्मूले को हम 2 बार लगाते, x प्लस वाई अपान 100। और वृद्धि है यानी पॉजिटिव है तो प्लस है, तो यहाँ पे 100। कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, बटे 100। देखिए, कट गया, 300% आ गया, इतनी आसानी से लग गया इस फार्मूले से। इस फार्मूले का हमने विस्तार से भी बताया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न हर बार आता है, इसलिए हमको पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है, प्राथमिक में भी आता है, जूनियर में भी आता है। देखिए क्या है, a/3, b/2 और c/1 बराबर अगर हम k मान लें और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो a बराबर हो जाएगा 3k, b बराबर हो जाएगा 2k और c बराबर हो जाएगा k। अब इसमें पुट द वैल्यू, इसका सबका पुट कर दें। देखिए, a प्लस b प्लस 2c अपान b, सबका a बराबर कितना है, 3k, b बराबर 2k, c बराबर k है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, c बराबर k और a b हो जाएगा, b बराबर है 2k। तो कुल कितना हो जाएगा, 5 2 7 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, बराबर 7/2, विच इज इक्वल टू 3.5। देखिए आंसर आ गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है भाई। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का अद्वितीय हल हो, यूनिक सोल्यूशन हो। तो यूनिक सोल्यूशन का एक कंडीशन होता है, जो इस उसको हम लोग जान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या कंडीशन होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, और x का भिन्न अपान y, कोफिशिएंट ऑफ y का, ये जो है नहीं, बराबर नहीं होता। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, अगर किसी इक्वेशन में a1 और a2 बराबर b1, b2 बराबर c1 और c2 सारे बराबर हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो इनफाइनाइट। नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये 3 कंडीशन होते हैं किसी भी सरल इक्वेशन को सॉल्व करने का। मतलब उसके यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है यूनिक सोल्यूशन, तो हमको ये चीजें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं x माइनस के वाई
इक्वल टू -2 बराबर 0। और यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए a1 बराबर क्या है, 1 है, और b1 बराबर क्या है, -k है। हमको यही दो जरूरत है, c की जरूरत नहीं है, पहला ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। a2 बराबर 3 है और b2 बराबर 2 है। इसी को उसमें रख देते हैं। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये चीज जानेंगे तो तुरंत आप इस सवाल को लगा लेंगे। यहाँ पे a1 की जगह पे 1 है, a2 की जगह पे 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की जगह पे -k है और b2 की जगह 2 है। 2 इधर जाएगा तो k बराबर हो जाएगा -k इज नॉट इक्वल टू -2/3 के। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसको अगर हम ये कंडीशन को हम लोग जानेंगे तभी इस सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इस जरूरों को जानिए, इस चीजों को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, काम समय वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी उसी काम को में करने में उतना ही समय लेता है जितना ए बी दोनों मिल करके काम को पूरा करने में लेते हैं, तो बी और सी का काम देखिए। ए का सबसे पहले ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, पूरा काम 6 दिन में करता है तो 1 दिन में करेगा 1/6। ठीक है। इसी प्रकार बी का 1 दिन का काम 1/8 हो जाएगा। और ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/6 प्लस 1/8, 8 त्रिक 24, 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 प्लस 3 बराबर 7/24। यानी ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो गया 7/24, विच इज इक्वल टू सी का 1 दिन का काम। क्योंकि ए प्लस बी का जितना काम है उतना सी का 1 दिन का काम। तो बी और सी का काम 1 दिन का पूछा है, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का 1/8 प्लस ए प्लस बी का काम इक्वल टू सी का काम बोला है। तो यहाँ पे 7/24 लिख देंगे। 24 अगर एलसीएम हो गया तो 8 त्रिक 24, और यहाँ पे बी और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 अब इसी का उल्टा कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 24/, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24/10। इसको काट देंगे अगर हम तो 12/5 हो जाएगा। तो 12/5, 2 सही 2/5 डेज हो जाएगा। मतलब 2 सही 2/5 दिन में जो है वो बी और सी मिलकर के किसी काम को करेंगे। तो सिंपल है, ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, फिर बी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, ए बी दोनों का 1 दिन का काम जोड़ देंगे, चाहे शॉर्टकट में लगाए थे जैसे भी लगाई। और दोनों का काम सी के काम के बराबर है, तो बी और सी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो दोनों का पूरा दिन का पूरा काम कितना दिन में काम करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अब देखिए जरा सा, ये औसत का सवाल है। एक परीक्षा में 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य मीन माने कितना है। हाँ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि बस 75 के स्थान पर 57 अंक लिख दिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। मतलब क्या लिखा गया, 75 के स्थान पे 57 लिख दिया गया, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 18 अंक जो है, 18 अंक कम लिखा गया। कितना, 18 अंक जो है उसमें मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है मीन जो है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ करके 30 से भाग दिया गया है, और उसमें जो है 18 कम हो गया। 18 कितने लोगों में कम हुआ, 30 लोगों में। अगर 18 में 30 का हम भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 3 हो जाएगा, और 6 पच्चे 30,
तो ये क्या हो जाएगा 3/5। अगर हम पॉइंट में बदल दें तो क्या 536.6। इतना जो है कम, ये क्या है कम उसमें हमने जोड़ा था। तो अब इसमें क्या करेंगे, मीन में हमने न्यू मीन में क्या करेंगे, 58.5 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 59.1 हो जाएगा। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट दिमाग लगाइए, औसत अगर आता है तभी इन सबों को, जब तक आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तब तक जो है सरल तरीके से आप अपने हिसाब से सवालों को मोड़ नहीं सकते। इसलिए जरूर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर उसके बाद सवालों। देखिए यहाँ पे 30 लोगों का ये मीन है। एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। ये सभी 30 का सम है, उसमें 30 से भाग दिया गया है। अब देखिए इसमें जो है 18 अंक कम गणना हो गई है। अब उस 18 अंक को सही करने के लिए तो कितने लोगों में डिवाइड होगा, 30 लोगों में। बस 30 लोगों में डिवाइड कर दिया, सीधे सीधे लगा लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदि बिंदुओं 3, 5, 6 वाई -3, 4 का केंद्रक एक्स वाई हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। केंद्रक के लिए फार्मूला है एक्स, मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तीन बिंदु हैं, मान लीजिए x3 y3 का केंद्रक मान लीजिए, केंद्रक एक्स वाई है। एक्स वाई है तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। इसी प्रकार y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ठीक, तो इसी को इसमें पुट कर दीजिए। x बराबर हो जाएगा हमारा, x1 है, ये है, x2 है और है x3 है। तो यहाँ पे 3 प्लस 6 -3/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया, 2 हो गया। और इसी प्रकार y बराबर क्या हो गया, y1 है, ये y2 है और ये y3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस y प्लस 4/3। तो इधर 3 कर देंगे तो 3y इजकल टू y प्लस 9। तो y इधर आ जाएगा, 2y बराबर 9। तो y बराबर 9/2 और x बराबर हमने निकाला है 2। तो 2 और 9/2, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस इतना का एक गुणनखंड फैक्टर इतना है। और जब इस बहुपद में x माइनस वाई से भाग देते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, बाय अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अगर x क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर 0 करेंगे और x बराबर -2 रखेंगे इसमें। और रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे और फिर मान लीजिए इसको एफ एक्स लिख रहे हैं तो इसको जी एक्स लिख देंगे, या वही एफ एक्स लिख दें, जो भी लिख दें। F1 F2 यहाँ पे 4 लिखें, रिमाइंडर इजकल टू 4, बस इसको रख लीजिए। एफ एक्स इसको कर दीजिए बाई फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। अब x की जगह पे -2 यहाँ अगर हम रखते हैं और फिर यहाँ पे 0 कर देते हैं बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह -2 का क्यू प्लस बी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसको -2 इंटू 6 बराबर 0। ठीक,
देख लीजिए इसको कैसे। फिर इसके बाद -8, -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 बी, और -2 और -6 इक्वल टू -8 बराबर 0। अगर 4 से हम इसको भाग दे देते सम से, फिर क्या, 2a प्लस बी इक्वल टू उधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार अगर इसको सेकंड बार F1 कर सकते हैं, F2 कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जी एक्स मान लीजिए, हम इसको मानते हैं, F1 ही मान लें। ए सिर्फ अलग अलग करने के लिए x के जगह पे हम 2 रखेंगे। यहाँ पे x-2 है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसी में रख देते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6 बराबर 4। 4 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8a प्लस 4b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और बराबर 4। 4 4 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। 4 से हमने, रुक जाइए, 8a प्लस 4b इजकल टू 8 हो गया। तो यहाँ पे 2a प्लस b इजकल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे -2a प्लस b इजकल टू 2, और यहाँ पे 2a प्लस b इजकल टू 2, ये कैंसिल हो गया। 2b इजकल टू 4, b इजकल टू 2, तो b का मान 2 आ गया। अगर ऑप्शन में 2 बी में है तो यहीं मार के आप किनारे हो जाएंगे, आगे नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको जानकारी लेना है, इसलिए बी का मान किसी में भी रख दे, इसमें रख दे, इसमें रख दे। बी 2a बराबर 2 तो यहाँ पे क्या होगा, 2a बराबर, यहाँ पे इधर जाएगा -0 हो जाएगा, तो a बराबर 0 हो जाएगा। तो a का मान 0 आ जाएगा। आपको एक भी मान निकल जाए और उसको तुरंत ऑप्शन में देख करके, अगर अलग है, अगर सेम सेम है तो आगे करेंगे, नहीं अगर सेम है तो तुरंत आगे टिक मार करके आगे बढ़ें परीक्षा में। अब देखिए ये सवाल बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर अनवासनी बिंदु और आवर्ती दशमलव संख्या होती है, इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग, और आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग। मतलब नहीं, मतलब उसका अंग्रेजी रिपीटिंग। तो हमने बताया था रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर, अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, अनवासी माने नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लग गया है। अनवासी माने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो क्या होता है, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 20 में अगर हम 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 6 6 6 6 6 6, माने इसमें नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। एक संख्या रिपीट करे, दो संख्या रिपीट करे, 4 5 6 कुछ भी रिपीट करे, तो इससे इसी कारण जो है यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 6 पे 6 बार लिख सकते हैं। यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक ये 6 6 आएगा, और जो है और रिपीट कर रही है, एक संख्या का पैटर्न रिपीट, जैसे 22/7, ये क्या होता है, एक संख्या का 5 5 संख्याओं का एक सीक्वेंस रिपीट करता है। ये आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया था 22/7। तो इसको जो है एक संख्याओं का 5 से भाग देकर के 5 संख्याओं का एक पैटर्न बार बार रिपीट करता है, तो इसलिए अभी जो है रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है,
इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट भी नहीं होती हैं और रिपीट भी, कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करता है, तो सारी संख्याएं इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बात कर रहा है इन डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जरा समझिएगा। अब देखिए, दिए गए चित्र में पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, पी टी स्पर्श रेखा है, और पी टी इजकल टू 5 दिया है, पी ए इजकल टू 7, और ए बी की माप हमको यहाँ से ए और बी की माप पूछा है। तो सिंपल फार्मूला है, यदि कोई वृत्त के से कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और उसके उसी बिंदु से एक टेंजेंट, मतलब एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाती है, तो फार्मूला होता है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए एंड इंटू पी बी। ठीक है, तो पी टी इजकल टू हमारा दिया है 5, 5 का स्क्वायर, और पी ए हमारा दिया है 3, और यहाँ पे क्या हो जाए? पी बी, तो यहाँ पे 25 अपान 3 इजकल टू पी बी हो जाएगा। पी बी, और हमको क्या ए बी की माप पूछा है, तो पी बी इजकल टू इतना हो गया, तो ए बी पी बी यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ए बी इजकल टू हो जाएगा पी बी माइनस पी ए। तो पी बी हो गया हमारा 25 अपान 3 माइनस 3, विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 अपान 3, विच इज इक्वल टू, अगर हम इसमें से घटाएं 9 तो इसमें 16 अपान 3। यही हमारा सी एम है, तो सी एम ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एक थ्योरम है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा और उसका छेदक रेखा का ये इक्वेशन बनता है। ठीक, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं जानकारी रहेगी तो नहीं लगेगा। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर डी ए सी इजकल टू डी ए सी इजकल टू डी ए वाला 32 दिया है और ये 70 दिया, और नहीं, अगर ये 70 दिया है तो स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी रेखाएं बनती हैं, अगर इसको 2 3 जितना भी बने, तीनों मिलाकर या चारों दो भी दिया है तो 180 होता है। यहाँ पे ये 2 ही दिया, तो यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक, और ये 32 दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसको और इसको अगर जोड़ करके 180 से घटा देंगे 38 आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? दो पैरेलल लाइन होती है और ये चीजें काटती है, तो ए और ए कोण क्या होता है? बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल। 38 और 38, तो ये भी 38 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, 38 हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन वाला है और एक अल्टरनेट एंगल, बस दो चीजों का प्रयोग करना है। अब देखिए, इंडिसेस का एक फार्म सवाल है, इसको हम लगाते हैं। अब दिया है ए पे, अगला लाइन इसके आगे हम लगाते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं? ए पे एम एन, एक्स पे एम और इंटू एक्स पे एन बराबर एम एन होता है। देख लीजिए, एक्स पे एम इंटू एन क्या होता है? एक्स पे एम एन हो जाता है। तो इसी प्रकार ए पे, तो बेस अगर सेम है तो ऊपर का सेम है, एम एन बराबर क्या होता है? एम एन, एम इधर करेंगे तो क्या होगा? एम एन, एम इजकल टू एन। अब इधर कर लेते हैं, तो एम पे क्या हो जाएगा? एन माइनस वन इजकल टू एन, और एम इजकल टू क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो 1 अपान पावर हो जाएगा एन के पावर 1 अपान एन माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
ए वाला डी वाला। ठीक, बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देख लीजिए इसको। अब देखिए इसको दिया है 1 - 1/5। अगला लाइन करते हैं, ये वाला लिखने से टाइम लगेगा, सिर्फ सवालों को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको घटा करके इस तरह से सीक्वेंस बनेगा, सब नीचे वाला एक दूसरे से कटता जाएगा और लास्ट वाला और पहला वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला बच जाएगा, बाकी बीच का सब सा। यहाँ पे 5 - 1 तो 4/5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा, 5/6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना आएगा, 6/7। ये सीक्वेंस चलता जाएगा और लास्ट में मान लीजिए 98/98 एक पहले का भी कर 98/99 इंटू 99/100। इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 98 तक बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहला और लास्ट का छोड़ करके पहला ऊपर का, और ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो रहेगा ये 98 से 98, यहाँ नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ से 99, यहाँ से बच जाएगा हमारा फाइनली 4/100 विच इज इक्वल टू 1/25। देखिए किस प्रकार से, माने आप थोड़ा सा भी टाइम से अगर दिमाग को जागृत रखेंगे तो ये सब सवाल जो है बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। इसलिए दिमाग को हमेशा देखिए, यहाँ पे अभी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। यक्स का मान क्या है, 0 से अधिक है लेकिन 1 से कम है। जब भी कभी भी किसी भी पावर में अगर किसी का मान अगर 0 से अधिक 1 से कम हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितनी बार मल्टीप्लाइंग उतना ही घटता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 का है, 2 बार मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 घट गया नहीं, कम हो गया। इसी प्रकार अगर 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 अंक के बाद चला जाएगा, घट जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे कहने का मतलब है, 1 से कम की संख्याओं को जितना बार उसका पावर बढ़ाते जाएंगे उसकी मान घटती जाएगी, यानी कम पावर वाला बड़ा होगा और अधिक पावर वाला छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 होगा नहीं, 1 से हमेशा ये बड़ा होगा नहीं, निश्चित तौर पे भी नहीं होगा। अब देखिए हमने बताया कम पावर वाला बड़ा होता है और छोटा पावर वाला, देखिए यहाँ पे 100 कम है पावर है तो ये बड़ा होगा, ये उल्टा दिया है। ये देखिए यहाँ 100 पावर, जितना कम पावर वाला रहेगा वो बड़ा होगा, तो ये वाला सही होगा। तो इसको बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे इस तरह से अगर आप जानेंगे तो। अब देखिए कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। मान लीजिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लें, 8% हो गया। क्या पूछा है, समय पूछा है। अब पी मान लीजिए हमारे पास, ये मान लीजिए हमने यक्स माना, तो अमाउंट हमको जरूरत नहीं है तो साधारण ब्याज ही दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो, यस आई क्या हो जाता है, मूलधन का 2/5 यक्स हो जाएगा। ठीक है, और टी हमको ज्ञात करना है, टी इज फाइंड आउट। तो सिंपल फार्मूला है एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100। एस आई इजकल टू हमारे पास 2/5 यक्स है, पी हमारा यक्स है, आर इजकल टू 8 है, और यहाँ पे टी हमको फाइंड आउट करना। अब 100 से कर देंगे, अगर यहाँ से 5 कटे 20 हो जाएगा, और 4 दूनी यहाँ पे 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, t बराबर 5। देख लीजिए बहुत आसान कल सवाल है, कैलकुलेशन बस कर लेना है, यहीं पे काट देना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लगाते हैं, नहीं तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। वर्ग माने 2-2 का पेयर, पूर्ण घन माने 3-3 का पेयर। ठीक है, पूर्ण घन बनने के लिए क्या होगा, इसका हम फैक्टर करते हैं। 3, 2, 5, 3 से काटते हैं, 3 नहीं, 3 9 27, फिर नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं
5 छक 30, 5 छक 30, 5 हम 25, 5 हम 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एका नम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1। अरे 11 का क्यों होता है आप लोग जानते हैं इसको, अगर जो जानता हो तुरंत कर ले, इसमें यहाँ तक करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अगर पूर्ण की घन बनने के लिए क्या होगा हमारे पास, 5 एक कम पड़ रहा है, यहाँ पे एक 5 अगर रहे तो एक पूर्ण घन बन जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे 3 कर दें तो एक बनने के लिए 5 की कमी पड़ रही है, पूर्ण घन बनने के लिए, तो ये 5 हो जाएगा आंसर। अगले पे चलते हैं जल्दी जल्दी। का महत्तम समापवर्तक कितना है? दो इक्वेशन है, इसका महत्तम समापवर्तक कितना है, तो ए का मान क्या होगा? सिंपल बात है, इसको जो है हम फैक्टर करते हैं। ये हमारा पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12, इसको फैक्टर करेंगे तो है दूनी 12, माइनस माइनस 2p माइनस 6p प्लस 12। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे p कॉमन लेंगे, p माइनस 2 माइनस 6 इंटू पी माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p माइनस 2 और एक ब्रैकेट में p माइनस 6। ठीक, दूसरे को करते हैं। p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12, इसमें क्या है, माइनस 12 लाना है, तो एक हमारा माइनस होगा यहाँ पे, और एक 6 में से 2, 6 में से अगर 2 घटाएं तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और माइनस और प्लस पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p, ये देखिए घटाने पे प्लस 4 आया और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12। अब यहाँ पे हम p कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू p माइनस 2 और p प्लस 6। दोनों का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब बीजगणित के अनुसार जो है क्या करेंगे, इन दोनों का मौस अगर निकालेंगे, मौस में क्या होता है, दोनों जो कॉमन रहते हैं वही मौस होता है। देखिए यहाँ पे प्लस है, नहीं कॉमन है, तो मौस होगा p माइनस 2, और मौस ऑलरेडी दे दिया है p माइनस ए, p माइनस 2 इजकल टू p माइनस ए, तो p कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, a बराबर, दोनों माइनस माइनस में है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाए, ये हमारा आंसर हो जाएगा दो। दो ही होगा, हाँ दो होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे देखते हैं। अब देखिए बहुपद के गुणनखंड, गुणनखंड से आप बच नहीं सकते हैं फैक्टर से, क्योंकि जो है जूनियर का अगर आप है तो आपको जरूर फैक्टर आना चाहिए, फैक्टर से आप सवाल लगा सकते हैं। फैक्टर 3 4 5 क्वेश्चनों में आपको प्रभावित करेगा, ये नहीं कि खाली एक ही में। इसलिए अगर जूनियर का आपको देना है तो गुणनखंड जरूर पढ़ लीजिए। अब देखिए इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x², ठीक है, प्लस 5x, इसी को ब्रेक कर देते हैं एक और 5 में, और इसको 5 इसको इसके अकॉर्डिंग और 6 इसके अकॉर्डिंग, प्लस 6x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 5x कॉमन ले लेते हैं तो क्या है, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 3 6 सिंपल हो जाएगा, और दोनों माइनस मान लेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा, एक्स माइनस 1,
और यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या है, x माइनस टू एक ब्रैकेट में, और -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा ए वाला। ठीक, इसी तरह से अगले सवाल पे हम चलते हैं जल्दी से। अब देखिए समीकरण के मूल। जी जी, कोई समीकरण है मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको पूरा हम क्या डिटेल में बताएं, पूरा डिटेल में मैंने बताया। अगर ये दो मूल हैं तो एक मूल अल्फा हो जाएगा p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, और एक बीटा हो जाएगा, और तीन रहता है तो अल्फा बीटा गामा हो जाता है। तो हमको समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ये समीकरण बनता है। तो एल्फा प्लस बीटा निकालें और एल्फा बीटा निकालें, तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस रहेगा तो लेकिन माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान माइनस में है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो माइनस सारा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा -4 पी क्यू अपान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और एल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, एल्फा और बीटा इक्वल टू दोनों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, एल्फा बीटा इक्वल टू माइनस, एल्फा बीटा इक्वल टू -1 आ जाए। अब इस इक्वेशन में दोनों का मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 पी क्यू अपान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स, और प्लस एल्फा बीटा है तो माइनस हमारा आया है तो -1। अब इस तरह की कर दीजिए यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस 4 पी क्यू, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस और ये जाएगा तो माइनस खोल देंगे तो पी स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, और ये बराबर के उधर अगर भिन्न वाला जाएगा तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये चीज़ अगर यहाँ पे हम लिखते हैं पी क्यू और जीरो में मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, इसका ए वाला सही है। देख लीजिए आसानी से हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों मोड क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक होती है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, वही मोड होता है। सिंपल, जो अधिक बार आए यानी बारंबारता अधिक हो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी माने जिसकी बारंबारता बार बार आए, अधिक संख्या में आए, वही उसका मोड होता है। देखिए यहाँ पे दो जीरो 2 बार आया है, 3 बार आया है, 1 बार आया है, 4 बार आया और 2 बार है, माने 5 इसका मोड है। 5 की फ्रीक्वेंसी माने बार बार अधिक संख्या में आया है, यानी 5 की, इसका मोड 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंडिसेस का एक सवाल अभी हमने बताया था, फिर दूसरा सवाल माने घातांक के 2 सवाल आते हैं और मूलों के भी 2 सवाल, एक सवाल आता है, कभी कभी 2 भी दिया है। तो इसको देख लीजिए 3, अगला लाइन यहाँ से हम लगाते हैं, एक लाइन बचाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको देखिए, इस पे क्या होता है, एक्स पे एम इंटू एक्स पे एन क्या हो जाता है, एक्स पे एम प्लस एन। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 3 पे 2x इंटू 3 - 3 पे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 पे एक्स इंटू 3 पे 3 - 3 पे 2। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, 3 पे 2x माने 3 पे 2 इंटू 3 पे 2x बराबर हो जाएगा, 3 पे 2x मतलब 3 पे x
इंटू एक्स, 3 पे एक्स नीचे हो गया है। अब इसको जोड़ देंगे, 3 पे एक्स प्लस एक्स बराबर 3 पे 2x हो जाएगा ना, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पे क्या हो जाएगा, 3 पे एक्स कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या होगा, 3 पे एक्स और इंटू 3 - 1, और यहाँ पे हमने 3 पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 पे एक्स और एक 3 यहाँ पे बच जाएगा, 3 - 1। ठीक, उसको बराबर किधर लेते आते हैं हम, क्या हो जाएगा, 3 पे एक्स इंटू 3 पे एक्स प्लस 1 - 1, और इधर इसको ले आएंगे -3 पे 2 इंटू 3 पे एक्स प्लस 1 - 1 बराबर 0। देख लीजिए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 3 पे एक्स प्लस 1 - 1 और एक बट में 3 पे एक्स माइनस 3 पे 2 बराबर 0। अब कोई भी समीकरण रहता है एक्स वाई बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर 0 एंड वाई बराबर 0, तो इसमें किसी को भी पहले रख दीजिए, 3x - 3 पे 2 बराबर 0, यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 पे x बराबर 3 पे 2, बेस बराबर है तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, और इसको रखते हैं 3 पे x प्लस 1 और -1 बराबर 0 बराबर। जब भी 1 आए इस टाइप के इक्वेशन कहीं भी किसी भी चैप्टर में या किसी भी, तो 1 के जगह पे किसी भी के पावर अगर हम 1 कर दें तो क्या होता है, 0 हो जाता है। मान लीजिए x प्लस वाई के पावर 0 होगा तो पूरा 1 आ जाएगा। तो किसी के भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 आ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 पे x प्लस 1 और बराबर 3 पे 0, यानी x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, 0, तो x बराबर क्या होगा, -1। x बराबर -1 और x बराबर -1 और y बराबर 2 है का x, तो x का मान x, अच्छा x है, c का मान है, एक बार 2 और एक बार -1 आएगा। ठीक है, अगले सवाल को हम चलते हैं। अगले सवाल पे हम देखते हैं। अब देखिए, एक अधिवर्ष में 53 रविवार हो। अधिवर्ष क्या होता है, जिन ईयर में कि अंतिम 2 डिजिट को 4 से विभाजित करने पे, अंतिम माने 4 से विभाज्यता का नियम है कि जो अंतिम 2 डिजिट अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरा 4 से विभाजित होता है। तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरा जो है 4 से विभाजित हो गया तो वो अधिवर्ष। शताब्दी वर्ष के लिए क्या होता है, 400 से विभाजित। तो 53 अगर लीप ईयर में है, 53 लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं भाई? लीप ईयर में प्रायिकता पूछा, लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डे होता है। और इसमें क्या होता है, 52 वीक होते हैं, माने और +2 डेज होते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछा, क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 को अगर हम विभाजित कर रहे हैं, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। मान लीजिए 2 को हम 7 दिनों में विभाजित करें तो मान लीजिए लगातार मंडे हो जाएगा, और एक मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, और थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे संडे हो जाएगा, और संडे फ्राइडे सैटरडे, एक सैटरडे या सेटी कर देने तो कंफ्यूजन है हमको, संडे को संडे संडे एंड मंडे हो जाएगा। तो संडे कितने में आया है,
टोटल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 7। और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 2, 2 में 7 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी की ये फार्मूला है फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल हमारा 2 है और ये टोटल आउटकम 7 हो गया, 2/7 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। चीजों को बस समझना है बस एक बार। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास कीजिए। अब देखिए चित्र अगर हम बनाते हैं, ये चित्र है, यहाँ से अगर हम यहाँ से एक जीवा 10 सेंटीमीटर का खींच, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए हमको चित्र, थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देते हैं भाई, क्योंकि 10 सेंटीमीटर और चलिए भाई टेढ़ है सही, लेकिन आप समझते रहिए। ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब माने परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या होता है, इसको 2 भागों में बांटेगा। 10 है तो ये क्या करेगा, यहाँ से 5 आधा कर देगा, 5 आधा कर, और ये यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी 12 दिया है, तो ये जो है ये दूरी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ट्रिपलेट होता है, उसका ट्रिपलेट है फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 13, तो व्यास डायमीटर क्या हो जाएगा, 13 13 जुड़ जाएगा, बराबर 26 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। बस एक ही तो जानना है, केंद्र से डाले गए जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बस यही जानना है आपको, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जानना। अब देखिए जरा सा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए सी और ए बी दोनों बराबर है। ए सी डी ए सी डी ए सी डी 105 है, तो बी ए सी बी ए सी ए एंगल हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान, अगर स्ट्रेट लाइन का है तो यहाँ पे अगर 105 है तो 75 हो जाएगा, कोई इसमें शक नहीं, ठीक है। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक प्रमेय है कि त्रिभुज की अगर दोनों भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने का कोण, उसके सामने का कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर इसके इसके सामने का 75 है तो इसके सामने का भी 75 होगा, ठीक है। एक और प्रमेय है कि माने बाह्य बिंदु पर अधिक यहाँ पे डाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। 75 दूनी 150, और यहाँ पे तीनों 180 होता है, तो 180 में से 150 घटा देंगे, 30 आ जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत जानते रहिए बस उसको। अब देखिए b माइनस ए का 30%, ए प्लस बी का 18%, हमको ए संबंध है ए अपान बी निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी का अनुपात, माने ए अपान बी निकाल। तो हम लिखते हैं इसको, बी माइनस ए का माने गुणा, परसेंटेज माने 30/100, और ए प्लस बी गुणे 18/100। यहाँ पे काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, 6 पचे 30 और 6 त्रिक 18 कट दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5b माइनस 5a इजकल टू 3a प्लस 3b। ए को उधर ले जाएंगे, बी को उधर ले जाएंगे, 5b माइनस 3b इजकल टू 3a प्लस
5a, ये हो जाएगा 2b इजकल टू 8a। ए अपन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी उधर जाएगा, ए अपन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/8 विच इजकल टू 1/4। implies that ए संबंधी बी बराबर हो जाएगा 1 संबंधी 4। थोड़ा सा भी उल्टा उल्टा किया तो जो है आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, करते रहिए। अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। दो संख्याएं दो संख्याएं जो है दो संख्याएं दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। इनका म स ल स का गुणनफल निम्न है। दो संख्याएं मान लीजिए x और y मान लेते हैं। x संबंधी y बराबर 3 और 4 है, तो x बराबर x यहाँ मान लिए तो 3a मान लीजिए, यहाँ पे a मान लीजिए, y बराबर 4a मान लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ल स म स का पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर आता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। तो पहली और संख्या दूसरी संख्या दिया है, यहाँ पे हमने निकाला है 3a इंटू 4a, और दोनों का गुणनफल दिया है 20 इंटू 28। ए स्क्वायर हो जाएगा और 3 और 4 इधर चला जाएगा, 20 और 28 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 3 और फिर 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 छक 18, 3 9 27। ए स्क्वायर इजकल टू 169, तो ए बराबर हो जाएगा 13। 13 का क्यूब स्क्वायर होता है संख्याओं का योगफल। यहाँ पे 13 तिया 39, 3 इंटू 13, 13 तिया 39, और 13 चौके 52, विच इज इक्वल टू 91। ठीक है, इस तरह से आप लगाते रहें, इसको देखते रहें, एकदम बहुत ही आसान है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, ये कोई नोटेशन है, अपने हिसाब से बनाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये नोटेशन जो है ये रीजनिंग का है, समझिए। इतना इजकल टू इतना दिया है, तो उसी कंडीशन से ए की जगह पे 5 रख देंगे और बी के जगह पे 7 रख देंगे, बस यही कर देना है इसमें। ए की जगह पे 5 गुणे 7 प्लस 7, 7 पचे 35, माने इतना सरल सवाल नहीं हो सकता है। 42। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रेखा गणित यानी ज्योमेट्री शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, सूत्र आधारित विधि एकदम नहीं, खेल विधि तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि है, श्रेष्ठ विधि है डिमोन्स्ट्रेशन विधि। डिमोन्स्ट्रेशन थ्योरम मेथड, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी विधि होती है एज रेखा गणित के लिए। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, बेच दिया गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 50, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य 30 उसी समय बढ़ जाए और लाभ इतना कम हो जाए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं सीपी, मान लीजिए हमने एक्स मान लिया पहले, तो फिर एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, एक्स का 20% बढ़ गया, तो एक्स का 120 बटे 100, तो इसको 20 छका तो 6x/5 हो गया एसपी। 20% बढ़ा तो 20% पे बेचा गया, 20% लाभ पे बेचा गया, तो उसका 120% कितना हो गया, इतना हो गया। अब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5 माइनस एक्स घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x/5।
प्रॉफिट परसेंटेज की बात अगर करें तो कितना है, पहले में 20% है, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए, अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, क्रय मूल्य क्या आ गया यार, मान लीजिए बस का क्रय मूल्य 50 रुपया बढ़ गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य उसी समय कितना हो जाएगा, 30, विक्रय मूल्य बढ़ गया, तो 6x/5 प्लस 30। अब लाभ क्या होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 6x SP/CP 5 प्लस 30 माइनस x माइनस 50। अब देखिए यहाँ पे इससे घटाएंगे तो x/5 माइनस 20 हो जाएगा, 50 में से 20 घटा लीजिएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में क्या कमी आ रही है भाई, 20 में से, और 3 त्रिका 9 1 10, 10/3 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, 60/50/3 हो गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 50/3, और प्रॉफिट कितना है हमारा दूसरे में x/5। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, इसमें x/5 माइनस 20, और प्रॉफिट और कास्ट प्राइस कितना है, x+50। कुछ नहीं किया हमने, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है, प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हमारा सीपी है, तो सबका मान हमने रख दिया। अब उसका गुणे 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और एक्स प्लस उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो x+50 इक्वल टू गुणे 6। अब x+6x/5 माइनस 120, इसको इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 170 यहाँ पे x/5 घटा लेंगे, तो x बराबर 17×5=85, x बराबर 850 रुपया। ठीक है, 850 रुपये का निशान लगा दें। ठीक है, आसानी से आप लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लेना है हमको क्या क्या लगाना है, सीपी, एसपी, और प्रॉफिट कैसे होते हैं, एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट परसेंट सबको लिख लेना है। और उसके बाद देखिए इसका पूछ रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो इसका ही प्रॉफिट परसेंटेज लिख दिए, इसका प्रॉफिट लिख दिए, इसी का सीपी लिख दिए, एक्स कर दिए, एक्स का मान निकाल, सिंपल तरीके से। अब 29वां देखिए, यहाँ पे अगर y बराबर मान लेते हैं और इसको गुणा कर देते हैं, y बराबर क्या आता है, x² और -2x माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 18x, तो y बराबर हो गया x² माइनस 11x प्लस 18। देखिए अगर dy बाई dx डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx अगर हमको 0 रखने पे जो मान प्राप्त होता है, तो उसको d2y बाई dx निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो मिनिमम होता है, अगर d2y बाई dx² लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम मान होता है। तो हम निकालते हैं, देखते हैं। डी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx 2x डायरेक्ट हम करते हैं 11 हो जाएगा। अगर इसके बराबर हम 0 रखते हैं, dy बाई dx बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 11/2 इसमें रख देंगे, वही मान आ जाएगा, न्यूनतम मान, क्योंकि अब d2y बाई dx अगर हम निकालते हैं, देखिए d2y बाई dx² तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज
ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा इस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे हम रख देते हैं 11/2 माइनस 2 और 11/2 माइनस 9। अब यहाँ पे 11/2 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 4/2 और 11 माइनस 19/18, 9×18/2। तो यहाँ पे 7/2 इंटू माइनस 7/2, 7×49/4 माइनस 49/4 माइनस, ये डी वाला आएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है डिफ्रेंशिएटिंग। अगर ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है, मैक्सिमा में क्या होता है, d2y/dx निकालते हैं, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अगर 0 से अधिक आता है तो क्या करेंगे, मिनिमम होगा, था 0 से कम आता है तो मैक्सिमम होता है। अब अगला और अंतिम सवाल देखिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल निकालना, अंडर रूट 27। अगर इसको हम स्क्वायर निकालने लगे तो रात हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला है ए क्यूब, इसके लिए फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल ही ऐसा दिया जाता है कि जो उस पर सेट हो जाए, नहीं तो बच्चा निकालते ही रह जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 272 प्लस 128 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 272 माइनस 128 एक ब्रैकेट में, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, और ये 144 हो जाएगा। 420 का 420 का होता है, और 144 12 का होता है, 12 दूनी 24, 240 आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, हमने देखा कि PYQ 2018 का बहुत ही कुछ ही 2-4 सवाल छोड़ करके सारे सवाल बहुत ही आसान पैटर्न पे थे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो भविष्य में कैसे आपके प्रश्न आते हैं उस पे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगले टॉपिक पे फिर हम आते हैं। नमस्कार।